हेलो साथियों, नमस्कार। नए नए कानून आते हैं और कानून बनाते समय कोई टीम होती है, काम करती है। कानून जब धरातल पर आता है या नियम जब धरातल पर आता है तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं। यहाँ पर संख्या बल और मानसिकता और साथ साथ उनके ज्ञान और वो कैसा देश या कैसा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि कौन उसका समर्थन कर रहा है और कौन उसका विरोध कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा अभी हमारे देश में एक कानून के बारे में काफी चर्चा हुई और उस कानून को यूजीसी जो अधिनियम था उसके अंतर्गत कुछ रेगुलेशंस लाए गए, यानी कुछ सुधार किए गए। कुछ जो पुराने नियम चल रहे थे उन नियमों में सुधार करने के बाद उसमें कुछ रेगुलेशंस यानी कि सुधार लाए गए, जिसको हम यूजीसी रेगुलेशन के नाम से जान रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ये कानून या जो नियम या रेगुलेशंस जो आए थे वो क्या हैं और क्यों उसका विरोध किया जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा धर्म ये बनता है कि हम कम से कम उनको एक बार पढ़ लें, समझ लें। तो दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा कानून या जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है थोड़ी सी जटिल होती है, कई बार हमको समझ में नहीं आती है और हम दूसरों की बताई हुई बातों पर फिर चलते हैं। इस कानून में क्या बातें हैं, क्या रेगुलेशन है, उसके बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ। समय निकालिएगा और एक एक बात पे हम बात करेंगे। हालांकि मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है, भारत का राजपत्र यानी कि कोई भी कानून या अधिनियम या नियम जब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आता है, जिसको अप्रूवल के बाद बोलते हैं, तो उसको हम इस तरह से बोलते हैं। तो ये 13 जनवरी को आया है और इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना के नाम से जाना गया है। अब इसमें क्या है, बेसिकली ये जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं उनके वहां पर समता में संवर्धन। अब समता क्या होती है? समता होती है जो भी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी जनसंख्या, उन पर कोई अत्याचार हो रहा है, उन पर कोई अपराध हो रहा है, उन सब चीजों को देख करके कि भैया इतना तो उनका हक बनता ही है, तो उतने हक को देना एक तरह से समता कहलाता है। ये समानता से थोड़ा सा और गहरा शब्द होता है। समानता तो एक मैथमेटिकल शब्द है और जो समता है वो थोड़ा फिलोसफिकल और लॉजिकल शब्द है, उसमें सब बहुत कुछ देखना भी हमको पड़ता है। तो दोस्तों, नई दिल्ली से ये जब जारी हुआ, यहाँ अधिनियम विनियम 2026 कहलाया है, ठीक है। और इसको बेसिकली अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी 2020 में एक बात कही गई थी, पूर्ण समता एवं समावेशन। यानी समता भी हो और लोगों को शामिल भी किया, इंक्लूजन भी किया जाए। और इसीलिए जो है इन चीजों को यहाँ पर ये सुनिश्चित करने के लिए ये जो है रेगुलेशंस आए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2012 के रेगुलेशंस में और सुधार किया गया, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ये रेगुलेशन उतने नए नहीं हैं जितने लोग समझ रहे हैं। ये रेगुलेशन पुराने हैं लेकिन इनमें कुछ सुधार किया गया है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो उच्च शिक्षा संस्थानों में कहीं पर भी अगर बात करें, किसकी? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। यानी इन सब लोगों को इसमें कवर किया गया है। तो आम जो धारणा बन रही लोगों की कि ये जो है किसी विशेष जाति के लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। ये किसी विशेष जाति के लोगों का ना होके यहाँ पर देखो, आप यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग इसमें कवर किए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए, बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये विशेष जाति के लोगों के लिए है। एक बात तो ये क्लियर हो। दूसरा, इसको जो है जो अधिनियम 2026 यानी रेगुलेशंस के नाम से जाना गया और सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पे लागू होगा और जिस दिन से प्रकाशित हो वहां से लागू होगा। अब कोई भी जब एक्ट बनता तो उसका एक उद्देश्य होता है कि क्यों वो बनाया गया है, वो एक्ट या रेगुलेशन या रूल क्यों बनाए गए। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और इसमें देखिए, आप बहुत खास बात देखिए, इन सबको जोड़ा गया तो इंसान कोई भी हो, चाहे वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता, तो ये डिफरेंशिएशन तो मानव में या इंसान में पहले से ही है। लेकिन विशेष रूप से SC ST
सामाजिक एवं शिक्षण रूप से पिछड़े वर्ग, इनको भी शामिल किया गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर, अब हालांकि यहाँ पर आर्थिक रूप नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्पेशली यहाँ पर देखते ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल है, दिव्यांगजन शामिल है। यानी भेदभाव को अगर हम ऐसे बोलें तो इसमें कोई भी नहीं छोड़ा गया है, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। अब मान लिया कोई जनरल कास्ट की लड़की है, उसके साथ कोई हरेसमेंट होता है तो वो भी आ जाएगी। जनरल कास्ट की कोई दिव्यांग है वो भी आ जाएगा। जनरल कास्ट मान लिया असम मणिपुर में रहता है और यहाँ उसके साथ रेसिस के जन्म स्थान के हिसाब से होता है, तो इसमें सबके लिए, एक मानव के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उन्मूलन, भेदभाव का उन्मूलन करना और उच्च शिक्षा संस्थानों में हितधारकों के मध्य पूर्ण समता समावेशन का संवर्धन देना, यानी इस चीज को पूरा ध्यान रख के बनाया गया। परिभाषाएं, जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसमें कुछ परिभाषाएं यूज की जाती है, यानी जो भी उसमें वर्ड्स यूज करे हुए उनके लीगल जो सेंस में उसको सामान्य भाषा में पूरा समझाना। कि जैसे मान लिया पहला शब्द है अधिनियम, ये रेगुलेशन हो, पीड़ित व्यक्ति कौन है, यानी जिसके साथ कुछ हुआ है वो, कोई अगर शिकायत कर रहा है तो वो उस व्यक्ति को यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति माना है। जाति जाति आधारित भेदभाव से मतलब जो हमारे पास SC ST, क्योंकि ये तीनों क्या है, बिल्कुल पर्टिकुलर जातियों के हिसाब से, और OBC, तीनों लोगों को इसमें शामिल किया गया के विरुद्ध केवल जाति या जातिगत, अगर जाति या जनजाति के आधार पर होगा तो इसे जाति आधारित माना जाएगा, नहीं तो भेदभाव तो ऊपर बताया गया है, ठीक है। और अगर हम भेदभाव की बात करें तो भेदभाव में जितने ऊपर ब्रॉड कैटेगरी थी सभी इसमें शामिल की गई है, ठीक है। इनमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध, पक्षपात भी शामिल है, जिसका पक्षपात क्या है, एक बहुत सामान्य सी बात है लेकिन बहुत होता है, तो पक्षपात भी इसमें कवर किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत वृहद डेफिनेशन के साथ यहाँ बोला गया। अब समता की बात आती है, सभी वैध अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पात्रता, यानी जो भी उनके अधिकार हैं वो उनको मिले, उसके लिए पात्र हैं। एवं अवसर, तो अवसर मिलना भी समता का है, में सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर का क्षेत्र है, ठीक है। समता का मतलब ये हुआ। समता, इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी और इसके लिए एक समता हेल्पलाइन भी जारी की जाएगी जो 24 घंटे काम करेगी, ठीक है। समान समान अवसर केंद्र, वहां पे सबके लिए समान अवसर केंद्र। संकाय सदस्य से मतलब है जो शिक्षक होते हैं बेसिकली, ठीक है। और लिंग से मतलब आपका मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों को शामिल किया। शिकायत क्या है, जो पीड़ित व्यक्ति जब लिखित कुछ करता है तो उसको शिकायत बोला। संस्थान का प्रमुख, जो भी वहाँ का हेड होता है। उच्च शिक्षा संस्थानों से मतलब है जो भी UGC के अंदर आने वाले सभी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सब इसमें आते हैं। लोकपाल, अब इसके बारे में लोकपाल में भी क्या है कि एक लोकपाल भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो छात्रों की शिकायतों का निवारण करेगा, और इसमें पहले से ही एक विनियमन जो है वहां पर 2023 का चल ही रहा है। कर्मचारी सभी कार्यरत, और ये केवल प्रोफेसर्स या बच्चों के लिए नहीं है, ये किसी भी तरह का इसमें सब लोग शामिल हैं जो भी अगर भेदभाव करेगा। हितधारक में छात्र, संकाय सदस्य, कर्मचारी, प्रबंध समिति सभी लोग शामिल हैं। और छात्र को यहाँ बोला गया जो, चाहे वो किसी भी माध्यम से ले रहा हो, औपचारिक ले रहा हो, मुक्त ले रहा हो, दूरस्थ शिक्षा ले रहा हो, किसी प्रकार की शिक्षा ले रहा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी ले रहा हो तो सब, ठीक है। अब समता जो वर्ड बार बार बोला जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा, वो उन्मूलन हटा देना, होना नहीं चाहिए भेदभाव, ठीक है। हितधारकों के बीच समता के संवर्धन को का कर्तव्य भी होगा इनका, ठीक है। और हितधारकों में जो भी जुड़े हुए लोग हैं के विरुद्ध भेदभाव का को उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, नरजातीयता, लिंग या सभी मतलब हर तरह की बात यहाँ पर की गई है। सारे शिक्षा संस्थान, कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव में किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा, नजरअंदाज भी नहीं करेगा। और ये सुनिश्चित करना किसका है, संस्थान के प्रमुख का कर्तव्य है। जो संस्थान का प्रमुख है उसको सारी व्यवस्थाएं ऐसी करनी पड़ेंगी ऐसा ना हो, ठीक है। अब समान अवसर के ऊपर बात हुई थी। समान अवसर में क्या होता है, जैसे शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक, अन्य मामलों में मार्गदर्शन अगर चाहिए, उनको परामर्श प्रदान करना है। परिसर में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित भी करना है, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे यही कपड़े पहन के आओ, तुम ये कपड़े मत पहन के, ऐसा नहीं, सब विविधता चलेगी, ठीक है। यदि किसी महाविद्यालय में कई बार क्या होता है
कि केंद्र स्थापित करने पर कम से कम 5 संकाय सदस्य नहीं हैं तो महाविद्यालय में समान अवसर के कार्य उस विद्यालय के समान अवसर केंद्र द्वारा किए जाएंगे जिसमें महाविद्यालय सम्पन्न है। यानी कई बार क्या होता है कि वहां पे बहुत कम संख्या होती है संकाय सदस्य की। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला हुआ, उस विश्वविद्यालय जहां महाविद्यालय में इतने संकाय सदस्य नहीं है तो वहां पर फिर उस विश्वविद्यालय को ये काम दिया गया। और ये जो भी नियम बने हैं, विनियम बने हैं, इनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नागरिक समाज, सोशल मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, शिक्षक सदस्यों, कर्मचारी अवयव सबके साथ समन्वय स्थापित करने की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा सब कुछ लिखा हुआ है। अब एक बात आई थी कि ये इसमें एक समिति बनेगी, तो समिति में कौन होगा? अभी इसका मैं आपको एक बात बताऊंगा कि लोगों का कहना यह है कि बहुत लोगों के साथ जो झूठी शिकायतें होंगी, या समिति में सदस्य जो है जनरल कास्ट को नहीं बनाएगा। देखिए, सबसे पहले लिखा संस्थान प्रमुख पदेन पदेन के अध्यक्ष होंगे, यानी कि इस समिति के अध्यक्ष होंगे। तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि 70 से लेके 85% तक जो संस्था के अध्यक्ष हैं वो सब जनरल कास्ट के हैं। दूसरा, उच्च शिक्षा संस्थानों संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य है। तो इसमें भी अगर आप देखें कि जितने डिग्री कॉलेजेस में अध्यापक या प्राध्यापक या प्रोफेसर हैं वो सब कौन है? जनरल कास्ट से हैं। उच्च शिक्षा संस्थान के एक कर्मचारी, तो इसमें कर्मचारी 50% तो हैं ही कम से कम। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में बाहर से भी लिए जा रहे हैं। 2 छात्र प्रतिनिधि भी लिए जा रहे हैं जिनका नामांकन वहां पर खेलों में उत्कृष्टता, योग्यता, पाठ्यक्रम गतिविधि मतलब जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले हैं। समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में काम करे। अब आप देखिए कि इतने लोगों के होते हुए कैसे कोई झूठी शिकायत आगे बढ़ सकती है। तो ये सब लोग हैं। अब आ, इतने लोगों के बाद अगर झूठी शिकायत आगे बढ़ी तो इन लोगों का अपराध है, शिकायत करने वाले का अपराध नहीं माना जाएगा। फिर समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और उसके साथ साथ दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये सब लोग भी उसमें होने चाहिए। समिति का जो सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होगा और 1 साल का अगर कोई विशेष रूप से बुलाया तो उसका जो होगा 1 साल का होगा, ठीक है। और 1 साल में 2 बार ये बैठक करेगी, यानी साल में 2 बार जरूर होगी। और कोरम एक होता है कि कितने लोग सब लगभग होंगे, तो उसमें क्या है, जिसमें अध्यक्ष शामिल होंगे किंतु विशेष आमंत्रित को छोड़कर 4 की होगी, 4 लोग कम से कम होंगे। तो एक तो अध्यक्ष हो गए बैठक की गणपूर्ति के लिए, कौन? अध्यक्ष शामिल होंगे, और किंतु विशेष आमंत्रित को छोड़ के जो स्पेशल उनको छोड़ के 4 की होगी, ठीक है। और 6-6 महीने में बैठक करेंगे, पिछले 6 महीने में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई उस पर समीक्षा करेंगे, और अन्य समितियों को भेजे गए मामले भी शामिल होंगे। तो कई बार क्या होता है, ये कहीं अपनी उस जांच को कहीं और भेज सकते हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। यूजीसी के किसी अन्य विनियमों या वर्तमान में लागू अन्य किसी कानून के तहत है, तो कोई और अगर ये समिति बनी है जहां उसने भेजा वो भी इसमें शामिल है। समान अवसर केंद्र, अब यहाँ पर क्या है, समान अवसर केंद्र भी बनाया जाएगा जिसका काम क्या होगा, समता और समान अवसर सुनिश्चित करना और सामाजिक समावेश लाना है। बहुत अच्छी बात है। छात्रों शिक्षण गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच समता को संवर्धन देना, बढ़ावा देना, और साथ ही जो भेदभाव की जो धारणा लोग लेके बैठे उसको क्या है, उन्मूलन करना। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं इसमें। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को शैक्षिक संवाद एवं स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंधों के विकास के लिए एक सामाजिक रूप से अनुकूल वातावरण बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हितधारकों को सामाजिक समावेशन के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करना, ठीक है। समाज में वंचित वर्ग के से संबंधित व्यक्तियों या छात्रों के समूह की सहायता करना, किसी भी भेदभाव की घटना प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बना। ऐसा तो नहीं कि वो शिकायत कर दी फिर लोग उसके पीछे ही पड़ गए, इस चीज को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आमतौर पर शिकायत इसीलिए नहीं हो पाती है। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के कल्याण हेतु योजनाओं कार्यक्रम संबंधी सूचना, साथ ही समय समय पर जारी ये जो भी इसके कार्यालय आदेश है उनका प्रचार प्रसार भी करना कि भाई ये आदेश आया है, सब तक पहुंचे। उन कार्यों की एक उदाहरणात्मक सूची तैयार करना, प्रसारित करें जो भेदभाव मान जाए। तो आप
खुद ही विश्वविद्यालय को बोला भाई बताओ कि ये चीज भेदभाव वाली, जैसे मान लिया किसी ने जो है वहां गाड़ी खड़ी कर दी और वहां पे कुछ खास लोग गाड़ी खड़ी करते हैं और दूसरे को गाड़ी खड़ी नहीं करते, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। समाज में वंचित समूह से संबंधित छात्रों को प्रवेश के लिए समावेशी प्रक्रियाएं तैयार करना कि भाई वो एडमिशन ले पाए, और छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए शैक्षिक एवं वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सरकार एवं अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय, मतलब वहां से कुछ आना, जैसे स्कॉलरशिप है, ग्रांट है, तो वो भी मिले। भेदभाव की किसी घटना पर प्रतिवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, ऑनलाइन पोर्टल जो 24 घंटे जो है काम करेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को संवर्धन देने के लिए आवश्यक समझना और अन्य कार्य भी दिए गए। अब इतनी जब सब बातें कही है, तो ये जो समिति जो गठित होगी उसको समता समूह या इक्विटी स्क्वाड कहा जाएगा। और उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक संख्या में समता समूह गठित कर सकता है, मतलब एक से ज्यादा भी कर सकता है। ऐसे समूह गतिशील रहेंगे तथा संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि ये छात्रों के लिए विरोध नहीं है। हमें तो लगता है कि जो विश्वविद्यालय में जो कार्यरत लोग हैं, ये उनके प्रति उनको ज्यादा कष्ट हो गया कि इतनी सारी चीजें हम कैसे, तो हो सकता है कि उन्होंने जो है छात्रों को भड़का दिया हो। क्यों? क्योंकि जब इतनी सारी चीजें रेगुलेशंस करनी पड़ेंगी तो उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे समूह स्क्वाड गतिशील रहेंगे तथा संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से निरीक्षण भी करेंगे, ठीक है। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक इकाई, विभाग, संकाय, स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय कम से कम एक हितधारक को उसके रूप में कार्य करने, यानी उनमें से जिन लोगों के लिए वो बनी हुई उनमें से एक बंदा उस चीज का समता दूत यानी इक्विटी एम्बेसडर के रूप में भी नामित किया जाएगा। और ये जो है हितधारक परिसर में समता के प्रतीक के रूप में काम करेगा, समान अवसर केंद्र में समन्वय के संपर्क में रहेगा, ठीक है। समता एक दूत अपनी इकाई में समान अवसर केंद्र द्वारा नियोजित कार्यक्रम या गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में काम करेगा, तो इसकी बहुत जिम्मेदारी यहाँ पर दी है। समता अवसर जो केंद्र बनाया गया प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के अंत में अपनी गतिविधियों की एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन रिप्रेजेंटेशन तैयार करेगा, आगे सबमिट करेगा और ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएगा। प्रतिवेदन में छात्रों एवं कर्मचारियों की जनसांख्यिकीय संरचना की भाई किस किस ग्रुप के लोग हैं, कैसे हैं, और ड्रॉप आउट जो, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई थी वो ड्रॉप आउट पे आई थी। और इसके पीछे बैकग्राउंड पे जाएं तो जो दो तीन राहुल रोहित जो था वेमुला था और पायल तडवी थी, इन्होंने सुसाइड किया था, तो उसमें इन्हीं चीजों के आरोप लगाए थे। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको गाइड किया था भाई आप ये जल्दी से बनाओ। अब वो बनाए तो उसके बाद वहां चले गए स्टे में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अभी हम स्टे करते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का कार्य यहाँ पर इस जो है इस सब उसमें एक समता की जो हेल्पलाइन की बात की गई थी जो कि 24 घंटे जो है काम करेगी, ठीक है। 24 घंटे कार्यरत रहेगी, ठीक। और समता हेल्पलाइन किसी भी ऐसे के लिए सुलभ होगी जो घटना संबंधित अपनी बात कुछ शिकायत करना चाहता है। और अगर शिकायत सूचना देने वाला कहेगा कि भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जाए, जैसे विसिल ब्लोअर एक्ट में होता है कि उसकी इस पहचान को भी क्या छुपा करके रखा जाएगा, क्योंकि फिर उसकी क्या उसको उसका कहते हैं ना जीना हराम कर देंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। समता के संवर्धन के उपाय की बात की गई है यहाँ पर। उच्च शिक्षा संस्थानों में सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश हो या प्रवेश का रिन्यूअल हो उस समय एक कर्मचारी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करे कि वे समता का संवर्धन देंगे और भेदभाव में किसी रूप में, यानी कर्म स्टाफ के सदस्यों से ये डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है। हेल्पलाइन की बात आई यहाँ पर। और कोई भी शैक्षिक सत्र जब शुरू होगा तो संस्थान प्रमुख के विभिन्न कार्यकर्ताओं, चाहे वो छात्रावास का वार्डन हो, छात्र हो, अभिभावक संरक्षक हो, सब कुछ इनकी एक पुलिस को मिला के, प्रशासन को मिला के एक बैठक आयोजित की गई। तो ये सब समस्याएं तो उन लोगों के लिए हो गई जो इसको मतलब इसको फॉर्मेलिटी इसकी एक तरह से कहना चाहिए क्रियान्वयन करेंगे। यहाँ शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत उसकी तो बात अभी हो ही नहीं रही, यानी कहने का मतलब इनके लिए शायद काम बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्रावास कक्षाओं मेंटरशिप ग्रुप में कहीं पर भी क्या हो, चयन अलगाव या आवंटन पारदर्शी निष्पक्ष और गैर मतलब कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि कोई भेदभाव दिख रहा हो। समता का संवर्धन देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त स्थानों पर पोस्टर
भी लगाए जाएंगे, भाई देखो इस कॉलेज में से होता है रैगिंग के लिए लगाए जाते हैं, इस तरह होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों में ये सब चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है। और इसमें ये क्या है, यूजीसी द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देश भी इसमें जारी किए जाएंगे। किसी भेदभाव की घटना के लिए पीड़ित या गवाह, चाहे वो छात्र या कोई भी हो, तो उसको प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित कि भाई चलो ठीक है, दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। सूचनाकर्ताओं के अनुरोध करने पर उसकी पहचान भी क्या करी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी। अब भेदभाव की घटना के मामले में प्रक्रिया क्या होगी, तो सबसे पहले क्या है, सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर या लिखित रूप से या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर की जा सकती है, ठीक है। और गोपनीय रखी जाएगी उसकी पहचान। जो पीड़ित व्यक्ति के पास क्या होगा, घटना की सूचना समता पर देने पर का विकल्प भी होगा। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना यदि प्रथम दृष्टया दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है तो संबंधित हो। तो अब मान लिया उसने कोई ऐसा कांड कर दिया जो किसी जो सीआरपीसी या उसमें किसी एक्ट में आती है, तो वहां पर पुलिस को भी इसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो समता समिति होगी, ऐसी कोई भी सूचना होगी तो उसको 24 घंटे के भीतर एक बैठक करनी है, भाई ऐसा ऐसा मामला आया, ठीक है। और जो भी वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत भी अगर समिति, तो उसके अंदर भी जाएगी, उसकी राय की मामले को उस समिति बेहतर ढंग से निपटा, मतलब वो उस चीज को उस समिति में रेफर भी कर सकती है जो पहले से समिति बनी हुई है। समता समिति तत्पश्चात 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन, तो 15 दिनों के अंदर उसे वो रिपोर्ट जो आई थी उससे उसका वो दे करके अपना प्रतिवेदन जो है वो पीड़ित व्यक्ति को भी भेजी जाएगी, भाई आपके मामले में ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। और समता जो समिति है, अगर उसको प्रतिवेदन प्राप्त होगा तो संस्थान के प्रमुख शिक्षा संस्थानों के तो 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे की कार्रवाई, मतलब 7 दिनों के अंदर उसे एक्टिविटी शुरू कर देनी कम से कम, मतलब उससे पहले कर सकती है लेकिन 7 तो करने ही करने हैं। यदि दंड विधि का कोई मामला है तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल, जब मान लिया को मर्डर ही कर दिया, रेप कर दिया, तो तुरंत पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना है इसमें। यदि संस्थान के प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है तो समता समिति की बैठक अध्यक्षता समता अवसर केंद्र की समन्वयक द्वारा की जाएगी, यानी उसका जो प्रमुख है उसी के खिलाफ शिकायत हो रही है, तो इसमें क्या है, केंद्र के समन्वयक द्वारा उसकी अध्यक्षता, मतलब फिर वो खुद जांच नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। समता समिति प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख के अगले जो भी उसका अगला होगा वो उसको देखेगा। अपील की बात है, भाई देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी के खिलाफ शिकायत, तो अपील करने का उसको भी क्या दिया हुआ है, असंतुष्ट का अगर कोई व्यक्ति है तो वो उसको जो भी उसको ऑर्डर वगैरह मिला उसके 30 दिनों के अंदर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है, ठीक है। और यहाँ एक एमिकस क्यूरी न्यायमित्र नियुक्त कर सकता है, यानी कि इस मामले को सुनने के लिए लोकपाल क्या कर सकता है, जो कानून कानून का जानकार उनको एक सलाह के लिए बुला के नियुक्त कर सकता है, उसको कह सकता है भाई ठीक है इनको देखो जरा, हम देख रहे हैं, आप पैरवी करो। लोकपाल द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी न्याय मित्र को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान भी, जिसको लाएंगे तो वो उसका पेमेंट भी करेगा भाई। और समय समय पर संशोधित के अनुसार 30 दिनों के अंदर अपील का निपटारा भी करेगा, तो जैसे उधर 30 दिन है इधर भी 30 दिन है। अब इसके लिए क्या है, निगरानी की व्यवस्था भी की गई है कि भैया इसके लिए क्या होगा, एक निगरानी तंत्र भी बनेगा जो क्या करेगा, इन यूजीसी के नियमों की निगरानी भी करेगा कि ये चलती रहे, ठीक है। अब अगर कोई अनुपालन ना करे तो क्या दंड है इसमें, तो उसमें क्या है यूजीसी योजनाओं में भाग लेने में वंचित किया जाएगा, उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित कर रहे, ये यूजीसी उस पर वो कर रहा है, आयोग जो है वो उस पे ये दंड दे सकता है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने जो वो करा रहा था वो उसको मना कर दिया जाएगा। यूजीसी अधिनियम जो था 1956 वाला, उच्च शिक्षण संस्थान सूची से उसको वहां से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा एक्ट हमने कवर किया, और इस एक्ट में हमारे हिसाब से कहीं पर भी ऐसी बातें नहीं है जिसका कि विरोध किया जाना चाहिए था। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, उनको आशंका है कि शायद इसके आने से कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे भेदभाव वगैरह बढ़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो कमेटी है जिसने ये सारा रेगुलेशंस पास किया है, उसमें आप देखिए इस कंपोजिशन देखिए, इसमें इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं कि जहां इतना राज्यसभा से इतने लोग शामिल हैं, लोकसभा से इतने लोग शामिल हैं,
जब इतने लोग शामिल हैं तो यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं बनती किस बात की, भेदभाव की गुंजाइश यहाँ पर नहीं बनती है। तो यहाँ पर इतने लोग शामिल हैं और ये ऐसे ही ये सब कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हम ब्रीफ में देखना चाहें तो यूजीसी हाल में क्या बदलाव हुआ, और बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है भेदभाव को रोकना। ठीक है, और उसके अलावा फिर यहाँ पे बात आती है कि ये जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी है, संस्थानों की जवाबदेही है, इक्वल कमिटी है, तो ये सारे इसके अच्छे अच्छे जो है पॉइंट्स यहाँ पर थे। और जहाँ तक बात आती है कि इसी के विरोध में कुछ जो है सोशल मीडिया में कुछ न्यूज़ वगैरह भी चल रही कि इसने इस्तीफा दे दिया, उसने ऐसा कह दिया और फिर वो ऐसा करेगा, तो कोई सरकार के पक्ष में है, कोई सरकार के पक्ष में नहीं है। यहाँ पर इतने जो मैंने बताया था इतने सीनियर लोग हैं, अधिकतर लोग जो हैं प्रोफेसर्स वगैरह जो है अधिकतर जो है जनरल कैटेगरी के हैं, तो वो ऐसी स्थिति में लगता ही नहीं कि कोई भेदभाव कर भी पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सोशल मीडिया में विभिन्न जो है लोगों ने बातें कही गई हैं। ठीक है, और कुछ जो विशेष तबके के लोग हैं जो जो एक उच्च स्तर पर आ चुके हैं और आज वो इसका जो है एक विरोध कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कानून बना है तो कानून बनता है तो वो अपराधों के रोकथाम के लिए बनता है। और जितने भी एक्ट बने हुए पहले भी कोई मिसयूज अगर होता है तो उसमें जो है पहले से ही जो जज होते हैं वो भी इसके प्रावधान में उनको, कई बार सुना है कि झूठी शिकायत पर इतने की पेनल्टी लगा दी या रेट लगा दी, फिर ऐसा सुनते रहते हैं। तो दोस्तों ये एक्ट था, हमने इसकी हर लाइन को ही समझने की कोशिश करी और अब आप समझ गए होंगे, तो इसमें कोई ऐसी बुराई हमें नजर नहीं आती, बाकी आप खुद समझदार हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।